अब बढ़ते हैं आगे। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। कोरोना की संभावित दस्तक को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। चीन समेत अलग अलग देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हाई लेवल मीटिंग की और तमाम बिंदुओं पर गहन समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना केसेस में बढ़ोतरी की संभावनाओं को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि ये समय घबराने का नहीं बल्कि सतर्क और सावधान रहने का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो जो कोविड को लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से खबरें आ रही हैं, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश दिए। मसलन कोविड के नए वेरिएंट पर नजर रखी जाए, हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो, कोविड टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए, बच्चे, बुजुर्ग और बीमारों का विशेष ध्यान रखें, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के लिए जागरूक करें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक्टिव करें, बदली परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखें। स्वास्थ्य विभाग बेहतर समन्वय के साथ तैयारी करे। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से संवाद बनाए रखे। जाहिर है कोविड से बचाव का सबसे बड़ा हथियार सावधानी और सतर्कता है, जिसे लेकर सरकार ने पहले ही कमर कस ली है। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे यूपी में अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। बैठकों के साथ साथ व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। चीन समेत कई देशों में पिछले एक सप्ताह से कोविड के नए केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में एक भी नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन सरकार और हेल्थ सिस्टम बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं। हम पहले से ही सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। यूपी सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो फिर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दे। अस्पताल, बस स्टेशन, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क जरूर लगाएं, साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें, ऐसी एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का। संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में नए केसेस सामने आ सकते हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर सरकार नियमों को और सख्त कर नई एडवाइजरी जारी कर सकती है। ताजनगरी आगरा में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले पर विशेष नजर रखी जा रही है। विदेशी पर्यटकों को तो जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है। चूंकि आगरा में प्रदेश के कोने कोने से लोग ताज का दीदार करने पहुंचते हैं, लिहाजा आगरा प्रशासन ने विदेशी पर्यटकों की रैंडम सैंपलिंग करवाना शुरू कर दिया है। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर विदेशी पर्यटकों की रैंडम सैंपलिंग के बाद ताज में प्रवेश दिया जा रहा है। जैसे ही ये ताजमहल में एंटर करने को हुए, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनको रिक्वेस्ट की, इनका RT-PCR टेस्ट हुआ और अब इनको अंदर जाने दिया जाएगा। विदेशी पर्यटकों की टेस्टिंग के बाद उनके मोबाइल नंबर पर नेगेटिव मैसेज के मुताबिक ताजमहल में जाने की अनुमति दी जा रही है। इन सब एहतियातों के अलावा आगरा के होटल मालिकों को भी ताकीद कर दिया गया है कि सभी पर्यटकों की डिटेल संभाल कर रखी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर हिस्ट्री को ट्रेस किया जा सके। विदेशी भी हैं, जो ट्रेवलर्स हैं और अदर स्टेट के भी हैं, जहाँ पे सस्पेक्टेड कंडीशन देखा जा रहा है, उनको भी हम लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं। ताजमहल को देखने आने वालों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही टेस्टिंग की प्रक्रिया चला रहा था, लेकिन नए वेरिएंट के आने के बाद महकमा और ज्यादा अलर्ट हो गया है। कोरोना वायरस को लेकर यूपी सरकार ने एहतियात के तौर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच एक बार फिर से वेंटिलेटर्स और साथ ही ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया गया है। कोरोना के चंगुल में फंस चुके चीन से सामने आ रही तस्वीरों के बीच यूपी के सीएम योगी के निर्देश के बाद अलग अलग जिलों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के इंतजाम दुरुस्त कर लिए गए हैं। लखनऊ से निर्देश जारी होते ही मेरठ मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर्स की दोबारा साफ सफाई शुरू हो चुकी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली और उसके बाद उसका असर आप ये देखिए कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जो वेंटिलेटर स्टोर्स में रखे हुए हैं, उनकी साफ सफाई का जो काम है वो शुरू हो गया है। अब तक ये धूल फाकते नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखिए कि इनकी सफाई की जा रही है और उसके बाद जो अलग अलग वार्ड है, उन वार्ड में इनको रख लिया जाएगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना से निपटने की तैयारियां पहले से दुरुस्त हैं और ऑक्सीजन प्लांट पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। ये 1110 लीटर प्रति मिनट हम लोग ऑक्सीजन जनरेट कर पा रहे हैं। 250 डी टाइप सिलेंडर है, 52 बी टाइप सिलेंडर है और 75 कॉन्सेंट्रेटर्स अवेलेबल हैं। दरअसल भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की भारी किल्लत और वेंटिलेटर्स की कमी थी। इसी से सबक लेते हुए हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे।
वहीं अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेश गए मंत्रियों के रोड शो पर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट कार्ड ली, जिसके लिए सीएम आवास पर बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर विदेश दौरे पर गए मंत्रियों के साथ संवाद किया। वैसे तो मंत्रियों के दौरों से 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन खबरों के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए अमेरिकी कंपनियों ने सबसे ज्यादा रुचि दिखाई है। बैठक में सीएम को विदेश में निवेशकों के साथ क्या चर्चा की और क्या फीडबैक मिला, इस पर प्रेजेंटेशन देना था। मंत्रियों ने किस देश में कितने और क्या क्या करार किए, बैठक में इसी पर चर्चा हुई। खबरों की माने तो 10 दिन के रोड शो में अलग अलग देशों से 150 से ज्यादा विदेशी कंपनियां समिट में आने के लिए तैयार हो गई हैं, जिनमें आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल और स्वीडन की आयुध निर्माता कंपनी साब भी शामिल है। अब की बार हमें कम आग्रह करना पड़ रहा था, वहाँ से निवेशकों का आग्रह या आवेदन ज्यादा थे हमारे पास। सरकार की माने तो इन प्रस्तावों के लिए करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी, जिन्हें जल्द से जल्द जमीन दिलाने की पहल शुरू की जाएगी। सांसद वरुण गांधी एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे, जहां एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। ललौरी खेड़ा और अमरिया ब्लॉक पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वरुण गांधी अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखे और कहा कि आज की राजनीति लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। ये मुसलमान बैठे पीछे, इनके बाप दादा पाकिस्तान गए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये हिंदुस्तान हमारा देश है, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान को मजबूत करके रहेंगे। आज कौन आदमी बोल सकता है ये गद्दार? कोई नहीं बोल सकता। वरुण गांधी ललौरी खेड़ा ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल के बच्चों के बीच भी पहुंचे और सांसद निधि से दिए गए फर्नीचर को बच्चों के बीच वितरित किया। यहाँ भी वरुण गांधी ने मौजूदा शिक्षा नीति पर सवालिया निशान खड़े किए। सारा पैसा हम शिक्षा के लिए देते हैं, स्कूलों के, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो सांसद निधि, विधायक निधि और ये सब जो है, ये आदमी अपने वोट बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। कोरोना वायरस को लेकर सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सचिवालय में कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उत्तराखंड में महामारी की रोकथाम को लेकर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअली हिस्सा लिया। संक्रमण को रोकने के लिए सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कोविड की पहली और दूसरी डोज 100% लोगों को लग चुकी है, लेकिन बूस्टर डोज के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। बूस्टर डोज का ये अभियान कल यानी शुक्रवार से ही शुरू कर दिया जाएगा। सावधानी बरती जाएगी, जागरूकता बढ़ाई जाएगी और साथ में जो वैक्सीनेशन है, वैसे तो हमारे यहाँ पहले ही हो चुका है, अब बूस्टर डोज सभी से हमारा अनुरोध है कि बूस्टर डोज लगाएं। इस मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में सीएम धामी ने बूस्टर मंत्र दिया। बूस्टर डोज के लिए अभियान चलाया जाए, जरूरत के मुताबिक बूस्टर डोज केंद्र से मांगी जाए, सभी जनपदों में कंट्रोल रूम सक्रिय किए जाएं, नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो, हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, सतर्कता के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। जाहिर है उत्तराखंड सरकार का सबसे ज्यादा जोर बूस्टर डोज और जीनोम सीक्वेंसिंग पर है, ताकि एंट्री से पहले ही नए वेरिएंट को खत्म किया जा सके। उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। हालांकि चौथे दिन विरोध प्रदर्शन का तरीका पिछले 3 दिनों से बहुत अलग था। मुंह पर सफेद रंग का मास्क लगाकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग कोरोना से बचाव के लिए ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि विरोध का ये नायाब तरीका इन्होंने अख्तियार किया है। मुंह पर जो कपड़ा इन्होंने लगाया है उस पर लिखा है आर्टिकल 14। विधानसभा से बर्खास्त ये कर्मी संविधान की इसी धारा का हवाला देकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो हमारा आर्टिकल 14 बहुत कुछ अपने आप में कुछ बहुत कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, न्याय सबके लिए समान है, और जो यहाँ पे बिल्कुल भी जिसका पालन हमारे ही जो संरक्षण करते हैं इस कानून के, उनके द्वारा पालन नहीं किया गया। बर्खास्त कर्मचारियों ने जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि कोटिया कमेटी की अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई नहीं की गई। 2016 के बाद नियुक्तियां रद्द कर दी गई, जबकि इससे पहले के कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी गई। कोटिया रिपोर्ट ये मानती है कि ये एक जैसी प्रक्रिया है, अगर गलत है तो सब है, सही है तो सब है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद स्पीकर रितु खंडूरी ने फैसला लेते हुए 228 भर्तियों को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाल ही में कोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले को सही ठहरा दिया।
दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन उत्तराखंड में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। लेकिन अब मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 48 घंटों के बाद बर्फबारी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। हर साल दिसंबर की शुरुआत होने के साथ ही उत्तराखंड में बर्फबारी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार ऊंचाई वाले इलाकों में भी अब तक बर्फबारी नहीं हुई। क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर से पहाड़ों समेत तमाम जिलों में बर्फबारी का आगाज होने वाला है। क्रिसमस और न्यू ईयर पर शुरू होगी बर्फबारी। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा बर्फ। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में पड़ेगी बर्फ। मैदानी इलाकों में कोहरे से बढ़ेगी परेशानी। दरअसल सर्दी बढ़ने के बावजूद पिछले कई दिनों से बर्फबारी न होने से उत्तराखंड में सैलानियों की आवाजाही बेहद कम है, जिसकी वजह से होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन मौसम विभाग की जानकारी के बाद अब फिर से उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट गुलजार होने की उम्मीद बढ़ गई है। नवंबर और दिसंबर माह को देखें तो उत्तराखंड में अच्छी बर्फबारी नहीं हुई और ये भी वजह रही कि यहाँ पर आने वाला हर एक पर्यटक बर्फबारी न होने से मायूस भी दिखाई दिया। लेकिन क्रिसमस के दिन से ही बर्फबारी की शुरुआत उत्तराखंड में हो सकती है और ऐसे में बड़ी तादाद में उत्तराखंड पहुँच रहे पर्यटकों के लिए ये अच्छी खबर है। ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव सुभाषपा छोड़ चुके नेताओं का पुराने साथियों का इस्तेमाल सुभाषपा को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब राजभर के इस आरोप पर सपा ने पलटवार कर दिया है। सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर खुद शिवपाल यादव के जरिए अखिलेश यादव से मिलकर दोबारा गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी अपनी मिलने की इच्छा अभी माननीय शिवपाल जी की मार्फत व्यक्त की थी उन्होंने। इसी बीच सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने पार्टी के पूर्व नेता महेंद्र राजभर का पीछा करते हुए एक वीडियो वायरल कर दिया और उन पर अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर सवाल किया, जिस पर महेंद्र राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की खबर से इनकार कर दिया। सपा कार्यालय कहाँ गए थे कि सपा कार्यालय त्रिवेणी राम आपको लेकर के सपा कार्यालय में राम अपने काम से सपा के वो हैं, सपा में अपने काम से गए होंगे। लेकिन सपा नेता उदयवीर सिंह ने एबीपी गंगा से बातचीत में स्वीकार किया कि सुभाषपा छोड़ चुके नेता सपा दफ्तर में आए थे। कोई चोरी छुपे नहीं मिलता, बाकायदा समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आके मिल रहे हैं, चोरी छुपने का क्या सवाल है। सपा सुभाषपा के बीच गठबंधन टूटने के बाद ओपी राजभर की पार्टी के कई नेताओं ने सुभाषपा छोड़ दी थी, जिनमें से कई नेता नई पार्टी बनाकर लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। अखिलेश से मुलाकात की खबरों से ओपी राजभर की पार्टी में हलचल मची हुई है। उधर सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई थी, जहां न तो आजम खान और न उनके बेटे अब्दुल्ला पहुंचे और न ही उनके वकील। ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसके पहले भी कोर्ट ने 15 दिसंबर को आजम खान पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई चल रही है। मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और पूर्व विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा आरोपी हैं। इस मामले में गवाहों की गवाही और बचाव पक्ष की ओर से जिरह होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से आजम खान और उनके वकील की गैर हाजिरी के चलते आज भी जिरह पूरी नहीं हो पाई। जिरह के लिए आजम खान के वकील को उनसे जिरह करनी थी, परंतु वो आज उपस्थित नहीं हुआ अदालत में। इसी को लेकर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने आपत्ति दर्ज कराई, बहस हुई और उसके बाद 10,000 रुपये का जुर्माना आजम खान के ऊपर पड़ा। वादी पक्ष का आरोप है कि आजम का पक्ष रखने वाले वकील लंबे समय से सुनवाई में देरी कर रहे हैं और आजम के वकील कोई न कोई कारण बताकर तारीख ले रहे हैं। कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा आज वाराणसी पहुंच गई, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने यात्रा की अगुवाई शुरू कर दी। वाराणसी पहुंचते ही प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद यात्रा प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में आगे बढ़ने लगी। भारत जोड़ो यात्रा के वाराणसी पहुंचने पर अजय राय अपने समर्थकों के साथ सारनाथ पहुंचे और दर्शन पूजन किया। हर व्यक्ति ये चाहता है कि कांग्रेस मजबूत हो, अजय राय मजबूत हो, राहुल गांधी मजबूत हो। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर दिए अपने बयान पर अजय राय का अड़ियल रवैया अब भी कायम है। हालांकि विवादित बयान को अब अजय राय नए तरीके से परिभाषित करने लगे हैं। मुझे कोई मेरे खिलाफ जो भी उनके पास कड़ी से कड़ी कार्रवाई, क्योंकि मैं जो बात बोला हूँ सही बोला हूँ। आपने अमेठी का काम लटका के रखा है, सड़कें नहीं बनवाई, लोगों को झटके लग रहे हैं, लगातार लोग प्रताड़ित हैं, इसलिए वहाँ की जनता की मांग पर मैंने ये बात बोला था। अजय राय ने अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को लेकर बयान दिया था, जिस पर विवाद होने के बाद सोनभद्र में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अजय राय अपने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कर चुके हैं। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद मचे हाहाकार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की और देश में कोरोना के मौजूदा हालात का जायजा लिया।
कोरोना पर हुई हाई लेवल बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम मोदी को देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कोरोना की नई चुनौती से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर सवाल किया। पीएम मोदी की इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल शामिल थे। इसके पहले कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बयान दिया और कहा कि जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, उस पर सरकार कदम उठा रही है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने भी चिंता जाहिर की। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी वहीं संसद के दोनों सदनों में भी अब तमाम सांसद मास्क लगाए हुए दिखने लगे हैं। भारत चीन के बीच तनाव के खबरों के बीच अब इंडियन एयरफोर्स ने पूरे एलएसी पर नजर रखने के लिए स्पेशल गरुड़ फोर्स को तैनात कर दिया है। एयरफोर्स की ये खास टुकड़ी सिर्फ आसमान से ही नहीं बल्कि जमीन पर भी कड़ी नजर रखेंगी। जिनकी नजर से बचकर कोई भी चीनी सैनिक एलएसी के आसपास भी नहीं आ पाएगा। गरुड़ फोर्स के पास ऐसे हथियार हैं जो अचूक और सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अमेरिका की 6 सॉर राइफल, रूस की AK-203 राइफल, इजराइल की गैलिल असॉल्ट राइफल, इजराइल की ही नेगेव लाइट मशीन गन और इजराइल की तपोर राइफल से लैस है। नेगेव लाइट मशीन गन तो 800 से 1000 मीटर की सीमा से दुश्मन सैनिकों को मार गिरा सकती है, तो गेव लाइट मशीन गन दुनिया की सबसे खतरनाक मशीन गन में से एक है। इस गन से 1 मिनट में 700 से ज्यादा गोलियां फायर की जा सकती हैं। ये काफी रगड वेपन है, जिसमें कोई भी स्टॉपेज की दिक्कत नहीं होती है और कोई भी समस्या इस प्रकार से नहीं है। ये बहुत ही इफेक्टिव वेपन है और इसमें हम लोग लगभग 800 मीटर तक की दूरी को इंगेज कर सकते हैं। कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान में अपनी सतर्कता सिद्ध कर चुके गरुड़ फोर्स के जवानों को मई 2020 से ही सिलसिलेवार तरीके से एलएसी पर तैनात किया जाता रहा। अब इनकी तैनाती पूरे एलएसी पर कर दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।